गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 25 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है सी आंसर सही है हमारा 23 जुलाई को। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है 23 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। ओके, भारत से रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी और पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों के प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है हर साल भारत में 23 जुलाई को। और दोस्तों, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया था और इसके साथ ही 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय सीए दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया था। ठीक है, और 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया था। ठीक है, उसके साथ ही 4 जुलाई को धम्मचक्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाई गई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाई गई। तो 16 जुलाई को विश्व सर्वे दिवस मनाया गया और 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया गया और 20 जुलाई को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया 23 जुलाई को। तो दोस्तों याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक भारत की एक प्रमुख और पुराना बैंक है और यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था और पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, हरियाणा राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है। और दोस्तों, हरियाणा के बारे में बात हो रही है तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 2 रुपये किलोग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदे जाएंगे। ठीक है, और उसके छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारत की पहली ई लोक अदालत की भी शुरुआत होगी। ओके दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के बारे में। और इस छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है रायपुर। राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में रोको टोको अभियान की भी शुरुआत हुई और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र
की स्थापना हुई है और सार्थक ऐप लॉन्च किया गया और कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और साथ ही बता दें दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया था, तो उनकी जगह पे अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यभार संभाला है राज्यपाल का। और इसके साथ ही चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल जी। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में हाल ही में प्योर फॉर श्योर अभियान, डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान की शुरुआत हुई है। और राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, राज्यपाल है कलराज मिश्रा और चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत महंते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा अमेरिका ने। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया है जिसमें चीन से अपील की गई है कि वह नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करे। इस प्रस्ताव को पारित किए जाने से पहले प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में सर्वसम्मति से संशोधन पारित किया था, जिसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में उसके बढ़ते क्षेत्रीय दबावों की निंदा की गई थी। इस प्रस्ताव से बात का जिक्र किया गया है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और बलों के पीछे हटने के लिए सहमति बन गई है। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों अमेरिका के बारे में बात हो रही है। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और नेपाल के बारे में बता रहे, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। रूस के बारे में बता देते हैं, रूस के मुद्रा है रूबी रूबल, वहाँ की राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। और हाल ही में भारत रूस से 21 MiG-29 लड़ाकू जेट खरीदने की योजना बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता क्रिटिकलिटी प्राप्त की है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा गुजरात में। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है और इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयां कनेडियन तकनीकी पर आधारित है, जबकि इसकी तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के सामान्य परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार है और यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों गुजरात के बारे में बात हो रही है, तो गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने संयंत्र की तीसरी इकाई की पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की। ठीक है, तो गुजरात के बारे में बात हो रही है। तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। राजधानी है गांधीनगर, CM है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। दोस्तों पश्चिम बंगाल की जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। राजधानी है कोलकाता, राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
डाटा गवर्नेंस के विभिन्न मुद्दों पर लोगों की प्रतिक्रिया आमंत्रित करने से चर्चा में रहे नॉन पर्सनल डाटा फ्रेमवर्क हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा। क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है नॉन पर्सनल डाटा फ्रेमवर्क के लिए। और दोस्तों, इन्फोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाव दिया गया कि देश की विभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थाओं के भारत से उत्पन्न होने वाली गैर व्यक्तिगत डेटा के दोहन की अनुमति दी जानी चाहिए। और वर्ष नवंबर माह में हाल ही में नवंबर माह में सरकार ने उद्योग जगत की विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और अकादमिक जगत के विशेषज्ञों को मिलाकर एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिससे इन्फोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपाल कृष्णन को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। और साथ ही बता दें दोस्तों कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति के प्रमुख डॉक्टर के.एस. रेड्डी को बनाया गया था। ठीक है, किसको? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति के प्रमुख है डॉक्टर के.एस. रेड्डी। उसके साथ ही उदय कोटक जी को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उदय कोटक जी को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत 30 सेकेंड कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, इजराइल के साथ मिलकर काम करेगा। भारत और इजराइल ने कोविड-19 परीक्षणों के एक सेट को विकसित करने के लिए एक साथ काम करने का फैसला किया है, जो संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया को 30 सेकंड तक नीचे लाएगा। यह व्यापक रूप से उपलब्ध भी होगा और खुली अर्थव्यवस्थाओं में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत और इजराइल मिलकर काम करेंगे। और इसके साथ ही इजराइल के बारे में बात हो रही है, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल, राष्ट्रपति है रेबेल रिविल और पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन और पीएम है शिंजो अबे। अमेरिका के बारे में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। और यूके के बारे में, वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगाया है जो इसके साथ भूमि सीमा साझा करता है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, भारत। 23 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। दोस्तों, भारत के बारे में बात हो रही है, तो भारत के राष्ट्रपति है डॉक्टर रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और करेंसी है रुपया। ठीक है, चीन के बारे में बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी और राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, गुजरात में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा गुजरात में स्थापित भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। और इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह, कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला और श्री कैलाश चौधरी, डॉक्टर संजीव कुमार बाल्याल और कृषि विभाग, सहकारिता एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो दोस्तों, तो गुजरात में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। गुजरात के बारे में बात हो रही। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। राजधानी है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपाणी जी,
राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं A.K. मित्तल जी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी है बेंगलोर। राज्यपाल है वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री है V.S. येदियुरप्पा और चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओक्का जी। तो दोस्तों इन चीज़ों को याद रखिएगा। और इसके साथ ही गुजरात में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सेहत परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। किसने इनका किया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इनका उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा राजेश भूषण को। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्रालय के OSD राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और कार्मिक मंत्रालय से शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक भूषण स्वास्थ्य मंत्रालय की वर्तमान सचिव प्रीति सूदन को 31 जुलाई की सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार संभालेंगे। सूदन को 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उनका कार्यकाल 3 माह या अगले आदेश तक के लिए बढ़ाया गया था। और भूषण वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय में OSD हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है और उन्होंने सचिव प्रीति सूदन की जगह लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल के मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। और विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद तुर्कमेनिस्तान इस व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया। तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का 25वां ऑब्जर्वर बन गया है और तुर्कमेनिस्तान अब इस दर्जे का लाभों को प्राप्त करने की सक्षम होगा, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को विकसित करने में काफ़ी मदद करेगा। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं रॉबर्टो एजेवेडो और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं गुरबागुली बेर्दिमुहम्मेदो। ठीक है, और मुद्रा है तुर्कमेन मानात। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया। वह थी, इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा ए और बी। वह एक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी अमला शंकर जी। मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया। उन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कला के लिए दिए गए योगदान के लिए उन्हें बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अमला शंकर ने अपना पहला कार्यक्रम कालिया दमन में किया था, जिसका मंचन 1931 में बेल्जियम में किया गया था। और उन्होंने 1948 में आई फिल्म कल्पना में भी काम किया था। उन्होंने अंतिम प्रदर्शन 92 वर्ष की आयु में नृत्य नाटिका सीता स्वयंवर में किया, जहां उन्होंने राजा जनक की भूमिका निभाई थी। दोस्तों अमला शंकर जो कि एक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा निकारागुआ गणराज्य। मध्य अमेरिकी देश की निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87 देश बन गया है। और युवा समझौते पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जैमे हरमिंडा कैस्टिलिनो द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन पर किए गए थे। निकारागुआ की राजधानी है
मैनागुआ, निकारागुआ की मुद्रा है निकारागुआ कार्डोबा, वहाँ के राष्ट्रपति हैं डेनियल ऑर्टेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना हुई थी नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस की पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख वैश्विक पहल है जिसमें सौर ऊर्जा इकाइयों को तेजी से स्थापित करने की कल्पना की गई। 6 दिसंबर 2017 को गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी निकाय बन गया और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। फेडरेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस है 84th, सामोआ का स्वतंत्र राज्य है 85th पे और त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य है 87th पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क द्वारा नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी। आंसर सही हमारा आलोक मिश्रा को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क ने आलोक मिश्रा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है और इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। डॉक्टर मिश्रा वर्तमान CEO हर्ष श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने MFIN में 2 साल से अधिक समय तक सेवाएं देने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। MFIN मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट में 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी। आंसर सही हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं संजीव चड्डा जी और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और दोस्तों इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट में ग्राहक के सत्यापन के लिए डिजिटल KYC के लिए नए फॉर्मेट और आधार आधारित OTP का उपयोग किया जाएगा, जिसे बैंक की वेबसाइट से मोबाइल फ़ोन, iPad, लैपटॉप और PC के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। प्रक्रिया होते ही खाता तुरंत चालू हो जाएगा, जिसके बाद ग्राहक बड़ौदा कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग मोबाइल नंबर पर मिले MPIN के साथ लेन देन शुरू करने के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा यह सेवा ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल चैनलों की एक विस्तृत श्रृंखला की सुविधा के लेने का विकल्प भी प्रदान करेगी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स आधारित GK पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडियन नवल अकादमी में 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन से चर्चा में रहे राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पाद लक्ष्य कितना है? ठीक है, तो इसका आंसर है 100 गीगावाट है। 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पाद का लक्ष्य है 100 गीगावाट। दूसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के द्वारा धान की खेती के विकल्प में प्रोत्साहन देने से चर्चा में रहे बाजरे के उत्पादन के शीर्ष राज्य कौन सा है? वह राज्य है राजस्थान। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार दिव्यांग लोगों को शामिल किए जाने से चर्चा में रहे अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई एवं इसके तहत प्रति परिवार कितना अनाज दिया जाता है? अंत्योदय अन्न योजना 2000 में प्रारंभ हुई और इसके तहत प्रति परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रस्तावित समझौते के विरोध से चर्चा में रहे किस देश में भारत के द्वारा ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास किया जा रहा है? इसका आंसर है वह देश है श्रीलंका के द्वारा श्रीलंका में भारत के द्वारा ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है, जापान के द्वारा रूस और चीन पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने की चिंता से चर्चा में रहे किन देशों के पास एंटी सैटेलाइट वेपन मौजूद है?
वे देश हैं भारत, रूस, चीन और अमेरिका के पास एंटी सैटेलाइट वेपन मौजूद है। तो दोस्तों ये तो था करंट अफेयर्स आधारित जीके। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो 24 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर से संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? वह देश है चीन। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? चीन को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है अमेरिका ने। किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में झंडा फहराया? मीनाक्षी मंदिर में आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में झंडा फहराया। उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? उड़ीसा सरकार ने रंगबती लोकगीत पर संबलपुर जिले के गांव का नाम रख दिया गया है रंगबती बिलुंग। अगला क्वेश्चन है, मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार किसने जीता है? उनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग ने मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार जीता। हाल ही में गैर जीवन बीमाकर्ता एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रकाश चंद्र कांडपाल को। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को किस राज्य की जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? मणिपुर राज्य के में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी 23 जुलाई को पीएम मोदी ने। आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने किस देश से हैमर मिसाइलों के खरीदने की योजना बना रहा है? फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीदने की योजना बना रहा है इंडियन एयरफोर्स। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में वॉलमार्ट इंक के बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर्स का अधिग्रहण किया है? फ्लिपकार्ट ने। ई कॉमर्स कंपनियों में से किसने भारत में ऑटो बीमा की पेशकश शुरू की है? अमेजॉन ने भारत में ऑटो बीमा की पेशकश शुरू की है। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण विभाग ने बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है? चंडीगढ़ राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यावरण विभाग में बीमार पड़े पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये तो था 24 जुलाई के करंट अफेयर्स का रीज़न। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।